क्लास 10th साइंस बायो चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लास 10 साइंस बायो चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने ट्रोपिज्म, पॉजिटिव नेगेटिव, जो ट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म पढ़ा, केमोट्रोपिज्म हमारा भी चल ही रहा है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर इन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू मैसेज जो है वो सेंड किए जाते हैं, बट देयर आर लिमिटेशंस ऑफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को यूज करने की कुछ लिमिटेशंस, पाबंदियां हैं। पाबंदियां मतलब हर जगह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं यूज कर सकते और उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं। वो क्या है? पहली कमी जो है, दे विल रीच ओनली दोज सेल दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। फर्स्ट तो ये कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू आप मैसेज भेजते हो तो ये सिर्फ उन्हीं सेल्स तक पहुंचेंगी जो नर्वस टिश्यू से कनेक्ट है, क्योंकि नर्वस टिश्यू लेके जा रहे हैं सिग्नल। और नर्वस टिश्यू नॉट ईच एंड एवरी सेल, नर्वस टिश्यू हमारी हर एक सेल से तो कनेक्ट नहीं है, इसलिए हर सेल तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू मैसेज नहीं पहुंच सकता। और दूसरा पॉइंट जो हमारा है, सेकेंडली, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन ए सेल एंड ट्रांसमिटेड। एक बार जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेल में जनरेट हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, सेल विल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट ए न्यू इम्पल्स। समझना, एक सेल के बारे में समझो। सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुए और सेल ने उसे ट्रांसमिट कर दिया, तो नॉर्मल स्टेज में आने के लिए सेल कुछ टाइम लेगी और नॉर्मल स्टेट में आने के बाद ही वो अगली नई इम्पल्स को जनरेट करके ट्रांसमिट कर पाएगी। यानी सेल एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करेगी और ट्रांसमिट करेगी, उसके बाद उसके मैकेनिज्म को नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए कुछ टाइम लगेगा और फिर वो दूसरी इम्पल्स को जनरेट करके ट्रांसमिट कर पाएगी। सीधे सीधे हम शब्दों में कह सकते हैं, सेल कैन नॉट कंटिन्यूअसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। सेल लगातार क्रिएट और ट्रांसमिट नहीं कर सकती, बीच में टाइम गैप आ जाता है। बेशक ये टाइम गैप हम देखें तो बहुत कम है, लेकिन सिग्नल और रिक्वायरमेंट के केस में टाइम गैप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इट इज़ दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज अदर मीन्स। तो ये थर्ड इसका, फर्स्ट और ये सेकंड इसका जो था लिमिटेशंस थी। इसी की वजह से जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के साथ साथ दूसरा तरीका भी कम्युनिकेशन का वो अपनी बॉडी में इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो दूसरा कौन सा है वो अब हम आगे पढ़ेंगे। इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने के बजाय, इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेटेड सेल यानी जो सेल्स बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सिग्नल रिसीव करती हैं, अगर वो सेल रिलीज कर दे कोई केमिकल रिलीज कर दे, दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। तो ये कंपाउंड क्या है? फैल जाएगा, बिखरना शुरू हो जाएगा, डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा उस सेल के आसपास चारों तरफ। और इफ अदर सेल अराउंड है, अगर दूसरी सेल भी वो केमिकल डिटेक्ट करते ही बिल्कुल वैसा ही जनरेट कर दे अपने सरफेस पे, डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल ऑन दिस सरफेस, then they would be able to recognize information को दूसरी सेल पहचान पाएगी, and even transmit it, और आगे भी ट्रांसमिट कर सकेगी। this will be slower of course, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के केस में ये स्लो तो है,
बट लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल सेल ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की हर सेल तक पहुंच जाएगा। जैसे कि यहाँ समझो ये कोई ए है और यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं चारों तरफ। ए सबको फोन कर करके बातें बताए या ए माइक लेके सबको एक साथ बता दे। तो ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं ये माइक की तरह काम करेंगे जो हर डायरेक्शन में एक साथ जाएंगे। जिस तक साउंड पहुंचेगा वो माइक से आगे पहुंचा देगा। आपने सुना होगा पहले टाइम में जब दूर कोई खबर, इमरजेंसी की खबर भेजनी होती थी आदिवासी इलाकों में राजाओं के, तो वो ढोल बजाते थे। एक ढोल बजाएगा दूसरे तक आवाज जाएगी, दूसरा ढोल बजाएगा वो आगे आवाज जाएगी। तो इससे क्या है कि ढोल की आवाज चारों तरफ सुनती थी और हर तरफ के लोग चौकन्ने हो जाते थे। वही काम हमारी बॉडी के अंदर सेल में है। अगर एक सेल को सिग्नल मिलेगा और वो केमिकल जनरेट करेगी तो केमिकल चारों तरफ जाएगा। उस सेल्स के कांटेक्ट में जितनी सेल है उन सबको एक साथ इंफॉर्मेशन मिलेगी। जबकि इलेक्ट्रिकल इंपल्स में वन वे ट्रांसमिशन, एक लाइन के थ्रू ही जाता है। तो इसीलिए वो फास्ट होने के बजाय भी, फास्ट होने के साथ होने के अलावा वो क्या सब सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, जबकि ये सब सेल तक पहुंच जाता है। ये खासियत है किसकी, केमिकल कोऑर्डिनेशन। रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शंस एंड इट कैन बी डन स्टेडिली एंड परसिस्टेंटली, और लगातार ये काम किया जा सकता है एक सेल से दूसरी, दूसरी से तीसरी। दीज कंपाउंड्स और हार्मोन्स यूज्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंपाउंड और हार्मोन्स यूज करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, और वो बहुत अलग अलग तरह के कंपाउंड और हार्मोन है। एज वी वुड एक्सपेक्ट डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ। प्लांट के बारे में अब हम बात करेंगे, ध्यान से देखना, प्लांट हार्मोन्स के बारे में। किसके बारे में, प्लांट हार्मोन। तो डिफरेंट जो प्लांट हार्मोन है वो कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। ग्रोथ के लिए अलग है, डेवलपमेंट के लिए अलग है, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स के लिए अलग है। दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट। जहां पे ये काम करते हैं वहां से दूर ये सिंथेसाइज मतलब बनाए जाते हैं। ये हार्मोन बनते कहीं और हैं और ये काम कहीं और करते हैं। एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन, जिस एरिया में एक्शन करना है ये वहां जाके फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट वी हैव वर्कड विद अर्लियर। व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, जब कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, ग्रो, और वो लाइट डिटेक्ट कर लेता है, तो एक हार्मोन है जिसको कहते हैं ऑक्सीन। ये बता रहा है, हमने पढ़ा था, देखो एक प्लांट देखा था हमने, प्लांट इधर सन है, तो प्लांट सन की तरफ बैंड हो गया था, प्लांट सन की साइड तरफ में बैंड हुआ था। और कैसे बैंड हुआ था वो अब हम यहाँ समझेंगे कि प्लांट में एक हार्मोन है जिसको ऑक्सीन कहते हैं। ये सिंथेसाइज एट द शूट टिप, ये बिल्कुल प्लांट के टिप के ऊपर बनता है, हमने पहले भी पढ़ा था, टिप के ऊपर ऑक्सीन बनता है। हेल्प दी सेल टू ग्रो लॉन्गर, ये सेल्स को बढ़ाने के काम आता है। व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम वन साइड, जब एक साइड से लाइट आती है, ऑक्सीन जो है वो दूसरी तरफ, अंधेरे की तरफ, जिस साइड लाइट नहीं है उस तरफ जाके जमा हो जाता है। तो जिस तरफ लाइट है इससे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑक्सीन की सेल के अंदर वो उस तरफ बढ़ जाएगी जिस तरफ अंधेरा है, और जिस तरफ लाइट है उस तरफ कम हो जाएगी। तो जिस तरफ ऑक्सीजन कम है वो एरिया कम ग्रो करेगा, और जिस तरफ ऑक्सीजन ज्यादा है वो लॉन्गर, वो ज्यादा ग्रो करेगा। यानी सन की तरफ वाला पोर्शन कम ग्रो करेगा और सन के दूसरी तरफ वाला ज्यादा। तो एक ही प्लांट के एक साइड कम ग्रो करेगी, दूसरी साइड ज्यादा, तो जिस साइड कम ग्रो करेगी प्लांट उस साइड बैंड हो जाएगा, यानी लाइट की तरफ प्लांट बैंड हो जाएगा। Thus the plant appear to bend toward the light। तो मेन क्या इसमें याद रखना है कि जिस तरफ लाइट थी, लाइट की वजह से ऑक्सीजन दूसरी शेडी साइड जाके डिपॉजिट हो गया, और जिस तरफ ऑक्सीजन होगा उस तरफ ग्रोथ ज्यादा होगी। तो अपोजिट साइड ग्रोथ ज्यादा हुई और सन की तरफ ग्रोथ कम हुई,
जिससे अपोजिट साइड बड़ी हुई और ये साइड छोटी, और सन की तरफ वो जो है वो बैंड हो गया। तो ये है बेंडिंग मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। Another example of plant hormone are gibberellins, which like auxin, दूसरा है जिब्रेलिन। नीचे वाले पैराग्राफ फर्स्ट लाइन देखो, जो ऑक्सीन की तरह ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टेम की। अगला साइटोकाइनाइन, साइटोकाइनाइन भी एक प्लांट हार्मोन है, ये सेल डिवीजन को प्रोमोट करता है। तो जिब्रेलिन ग्रोथ ऑफ स्टेम, ऑक्सीन ग्रोथ ऑफ शूट टिप, जिब्रेलिन ग्रोथ ऑफ स्टेम, cytokinin cell division, and it is natural then that they are present in greater concentration in area of rapid cell division. साइटोकाइनाइन जहां पे सेल ज्यादा डिवाइड होनी है वहां पे प्रेजेंट होता है, और सेल सबसे ज्यादा कहां डिवाइड होती है? फ्रूट के अंदर, फ्रूट डेवलप होता है जब, या सीड्स के अंदर। तो यहाँ क्वेश्चन बढ़ता है कि साइटोकाइनाइन कहाँ है? फ्रूट में और सीड्स में। काम क्या है? सेल डिवीजन का। जिब्रेलिन का काम क्या है? स्टेम की ग्रोथ का काम है। ऑक्सीन का क्या काम है? शूट टिप का काम है। तो कितने हमने प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ा? 1 ऑक्सीन, 2 जिब्रेलिन और 3 साइटोकाइनाइन। ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनाइन, और तीनों के हमने फंक्शन पढ़े। साइटोकाइनाइन, ऑक्सीन कहाँ पे है? शूट टिप पे है। जिब्रेलिन क्या है? ग्रोथ ऑफ स्टेम, लेटरल हार्मोन, साइड में स्टेम की। साइटोकाइनाइन कहाँ है? फ्रूट और सीड्स में। ये एग्जाम्पल है प्लांट हार्मोन्स के जो ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं, ग्रोथ को प्रोमोट यानी बढ़ाते हैं। देखो तीनों ही ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, एक शूट की, एक स्टेम की और एक सेल डिवाइड करके फ्रूट और सीड्स की ग्रोथ। लेकिन क्या आपने देखा होगा प्लांट की ग्रोथ हमेशा नहीं बढ़ती रहती, एक लिमिट तक, हर तरह का प्लांट अपने एक लिमिट तक एक हाइट अचीव करता है और रुक जाता है। तो कोई ना कोई, जैसे आप लोगों की हाइट एक पर्टिकुलर लेवल तक रुक जाती है, तो हाइट को रोकने के लिए भी, जैसे गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक्स होते हैं, ऐसी हाइट को रोकने के लिए भी आपके पास स्टॉपिंग हार्मोन्स होने चाहिए। प्लांट ऑल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग। तो सिग्नल कौन जनरेट करता है? एब्सिसिक एसिड। मार्क कर लो अच्छी तरह से, 4th पॉइंट, एब्सिसिक एसिड। एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ, जो ग्रोथ को स्टॉप करता है, स्टॉप ग्रोथ। इट इफेक्ट्स इंक्लूडिंग विल्टिंग ऑफ लीव्स, और पत्तियां जो गिरती हैं वो भी इसी के एब्सिसिक एसिड के हेल्प से ही होता है। तो हमने 4 प्लांट हार्मोन पढ़े यहाँ पे, उनके काम पढ़े। हमने देखा कि कैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन की हेल्प से प्लांट बेंड करता है सनलाइट की तरफ। हमने पढ़ा कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल मेथड के कंपैरिजन में केमिकल मेथड जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी है। तो हमने ये 3 टॉपिक यहाँ पे अभी किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हार्मोन्स इन एनिमल। हाउ आर सच केमिकल और हार्मोन्स मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल। हमने अभी प्लांट के बारे में पढ़ा कि किस तरह से केमिकल हार्मोन प्लांट में काम करते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ को रोकते हैं। तो अब कह रहे हैं एनिमल में कैसे सब काम होता है, वो अब हम यहाँ पढ़ते हैं। व्हाट डू सम एनिमल्स, फॉर इंस्टेंस स्क्वायरल। आपने गिलहरी देखी होगी, स्क्वायरल कितना इंस्टेंट वो एकदम से हरकत में आ जाती है। व्हेन दे आर इन स्कैरी सिचुएशन, जब वो स्कैरी सिचुएशन में होती है तो उसका बैठने का तरीका, उसके हेयर्स एकदम खड़े हो जाते हैं और बहुत अलर्ट हो जाती है। देयर बॉडी हैव टू प्रिपेयर फॉर आइदर, अब उसकी बॉडी प्रिपेयर कर लेती है खुद को या तो फाइटिंग के लिए या भागने के लिए। एक्चुअली दोनों कंडीशन सेम है, बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी। दोनों एक्टिविटी आसान नहीं है, ना तो एनिमल बॉडी के लिए फाइटिंग सिंपल और ना ही रनिंग। दोनों ही स्पेशल एक्टिविटीज हैं दैट विल यूज ए ग्रेट डील ऑफ एनर्जी। दोनों के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और बहुत कंट्रोल्ड वे में, आपको दोनों काम कंट्रोल्ड वे में करने पड़ते हैं
अगर आपका कंट्रोल बॉडी पे सही है तो ही आप ये दोनों काम कर सकते हो। अगर बॉडी पे कंट्रोल नहीं है तो ना तो आप फाइट कर सकते हो ना ही भाग सकते हो। अब बॉडी पे कंट्रोल नहीं है, इसको समझ सकते हैं। मान लो किसी ने ड्रिंक की हुई है, शराब पी हुई है, नशे में है, तो ना तो वो ढंग से लड़ सकता है और ना ही वो भाग सकता है। भागते हुए भी पैर लड़खड़ा जाएंगे, गिर जाएगा, और लड़ेगा तो पिटेगा। तो इन दोनों कामों के लिए कंट्रोल, बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है और एनर्जी की जरूरत तो है ही है। मैनी डिफरेंट टिश्यूज टाइप्स विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दीज एक्शंस। इन एक्शंस के लिए हमारी बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज जो है वो एक्टिव होकर काम करते हैं। जबकि द टू अल्टरनेट एक्टिविटीज फाइटिंग एंड रनिंग आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। बेशक ये दोनों डिफरेंट है, फाइटिंग अलग है, रनिंग अलग है, लेकिन फिर भी दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों कॉम्प्लिकेटेड हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, दोनों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और दोनों में हमारी बॉडी के बहुत सारे टिश्यू मिलके काम करते हैं। सो हियर इज ए सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशन कैन बी यूजुअली मेड इन द बॉडी। तो कुछ कॉमन प्रिपरेशन, दोनों कामों के लिए कॉमन प्रिपरेशन बॉडी पहले से ही करके रखती है। वो क्या, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। दिस प्रिपरेशन शुड आइडियली मेक इट इजी। ये जो तैयारी है जो पहले से ही हमारा शरीर करके रखता है, भाई या तो भाग ले या फिर लड़ ले, तो ये तैयारी जो हम करके रखते हैं ये आसान बना देती है हमारे लिए दोनों में से कोई भी एक्टिविटी चूज करना फ्यूचर में नहीं, थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद। अब ये कैसे हम बॉडी को तैयार करते हैं उसे ध्यान रखने की कोशिश करना। इफ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्वायर रिलाइड ओनली एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अगर जो गिलहरी है उसका बॉडी डिजाइन कुछ ऐसा होता कि उसे इंफॉर्मेशन सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू मिलती, नर्व सेल्स के थ्रू, द रेंज ऑफ टिश्यू इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। तो जो टिश्यूज थे बॉडी के रेंज, वो टिश्यू लिमिटेड होते हैं, यानी लिमिटेड टिश्यू के पास इंफॉर्मेशन पहुंच पाती और लिमिटेड टिश्यू अपने आप को तैयार कर पाते। कुछ इस तरह से जैसे शहर पे बाहर से हमला हो गया है और फोन करके किसी एक को बता दिया, और वो भी फोन कर करके सबको बता रहा है कि भाई हमला हो गया, बाहर निकल के लड़ते हैं। तो क्या लिमिटेड लोगों को इंफॉर्मेशन मिल पाएगी और लिमिटेड लोग ही लड़ पाएंगे। लेकिन जबकि दूसरी तरफ अगर केमिकल सिग्नल जनरेट हो जाए, वेयर टू बी सेंड एज वेल, साथ साथ में इलेक्ट्रिकल के, इट वुड रीच ऑल सेल, वो सब सेलों तक पहुंच जाएगा बॉडी की, ऑफ द बॉडी, एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड। और क्या ज्यादा चेंजेस बॉडी में आ जाएंगे। यानी हमला होते ही अगर लाउड स्पीकर पे FM TV के थ्रू सबको बता दें कि भाई हमला हुआ है, तो सब लोगों के साथ एक साथ इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और ज़्यादा लोग तैयार कर पाएंगे। इसी तरह से अगर केमिकल सिग्नल जनरेट करें तो बॉडी के सभी टिश्यूज के पास पहुंचेंगे और सब टिश्यू अपने अपनी तैयारियां कर लेंगे। दिस इज डन इन मैनी एनिमल, बहुत सारे एनिमल में इसी तरह से होता है। ह्यूमन के अंदर भी इसी तरह से होगा। और हमारे अंदर एक हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, एड्रेनालाइन। अपनी बुक में साथ में मार्क करो या लिखो, एड्रेनालाइन ह्यूमन हार्मोन से हमारी बॉडी के अंदर जो सीक्रेट होता है इस एड्रेनल ग्लैंड के थ्रू। एड्रेनल ग्लैंड है बॉडी में जो एड्रेनालाइन हार्मोन्स को बनाता है, और ये हार्मोन्स हमें इस तरह की कठिन सिचुएशंस में तैयार करता है। कैसे तैयार करता है देखो नेक्स्ट। ये लास्ट का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। ये समझाएगा कि कैसे खतरनाक सिचुएशंस में आप तैयार हो जाते हो। एड्रेनालाइन इज सीक्रेट डायरेक्टली इनटू ब्लड। एड्रेनालाइन ग्लैंड एड्रेनालाइन बनाता है और डायरेक्टली इसे ब्लड में मिक्स कर देगा। सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। अब आपको पता है कि ब्लड बहुत स्पीड से हमारी बॉडी में फ्लो करता है, बहुत बारीक कैपिलरीज के थ्रू हमारी बॉडी की हर सेल तक जाता है, एंड कैरिड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्लड जाएगा तो ब्लड के साथ साथ एड्रेनालाइन भी हमारी बॉडी के हर पार्ट तक जाएगा, और टारगेटेड ऑर्गन, उन ऑर्गन तक भी पहुंच जाएगा जहां तक इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली पहुंचानी है, और द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट इंक्लूडिंग द हार्ट। हार्ट को भी मैसेज पहुंच जाएगा। यानी शरीर में
हर जगह जो है वो मैसेज पहुंच जाएगा कि इमरजेंसी सिचुएशन है। अब एज अ रिजल्ट मैसेज पहुंचने के बाद सब क्या क्या तैयारियां करेंगे, इन्हें ध्यान से समझना। देखो हार्ट के पास मैसेज पहुंच गया है कि सिचुएशन खराब हो गई है, तो हार्ट क्या करेगा, उसी टाइम हार्ट फास्ट बीट करना शुरू करेगा, तेज तेज धड़कना। तेज फास्ट बीट का मतलब हार्ट तेज धड़क रहा। उससे करता क्या, हार्ट ब्लड को फास्ट दौड़ाता हमारे शरीर में। आपने देखा पिक्चर्स में लड़ाई होती है, शहर पे हमला होता है तो सब तेज तेज भागने लगते हैं, सारे सैनिक वैनिक सब तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही हार्ट फास्ट बीट करना शुरू होगा, जिससे होगा क्या, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड, जो हमारा ब्लड है वो लंग्स के पास जा रहा है, लंग्स से ऑक्सीजन ले रहा है, सेल को दे रहा है, फिर जा रहा है। ये काम स्पीड से करेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन हमारे सप्लाई हो रही है बॉडी के अंदर। मसल्स को ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है, क्योंकि हमें देखो हमें चाहिए एनर्जी ज्यादा। एनर्जी सेल से आएगी, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की हेल्प से फूड को ब्रेक करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। तो सेल ऑक्सीजन को यूज करेगी तो एनर्जी बनेगी। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, ब्लड से मिलेगी। ज्यादा चाहिए तो ब्लड को स्पीड से चलना पड़ेगा, स्पीड से चलने के लिए हार्ट को फास्ट बीट करना पड़ेगा, यानी हार्ट तक मैसेज पहुंचेगा तभी तो हार्ट फास्ट बीट करेगा। हार्ट तक कैसे मैसेज पहुंचेगा, एड्रेनालाइन पहुंचा देगा खून में मिक्स होते ही, ब्लड में मिक्स होते ही, तो हार्ट फास्ट बीट करेगा और एनर्जी मिलेगी आपकी मसल्स को ज्यादा। साथ साथ क्या है कि ऑक्सीजन की जरूरत अब हमारे एनर्जी जनरेट करने में है, तो ऑक्सीजन जहां पे वेस्ट हो रही है, जहां पे ब्लड, जहां ऐसा काम है जो फुर्सत में किया जाता है, जैसे लड़ाई होगी तो कोई किचन में खाना थोड़ी बनाएगा, भाई लड़ाई हो रही है तो किचन का काम बंद कर देंगे ना। तो ऐसा ही हमारी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम है, उसमें हमारा कितनी एनर्जी और ब्लड यूज हो रहा है, ब्लड वहां से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर रहा है, सेल को दे रहा है, तो सब काम बंद हो जाएगा, ब्लड वहां जाना ही बंद कर देगा। तो द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड, वहां पे बहुत कम, मिनिमम जितने से बिल्कुल काम चले उतना ही जाएगा, एक्स्ट्रा वहां पे जाएगा ही नहीं। अब मोस्टली ब्लड किस तरफ जाएगा, मसल्स की तरफ जाएगा, मसल्स को ऑक्सीजन भेजने के लिए उनकी तरफ भागेगा वो। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी डाइजेस्टिव नहीं होगा, 1-2 घंटे लड़ रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। स्किन के ऊपर बढ़िया खूबसूरत दिखना कोई जरूरत नहीं है, खूबसूरत ना दिखो, स्किन के ऊपर ब्लड ना फैले। आपने देखा है खतरनाक सिचुएशन में पेरेंट्स पहचान जाते हैं कोई खतरा, जैसे तुम झूठ बोलते हो, मम्मियाँ देख के कह देती है झूठ बोल रहा है, कैसे, आप डर जाते हो अंदर से, डरते ही एड्रेनालाइन सीक्रेट हो जाता है, एड्रेनालाइन हार्ट बीट फास्ट कर देता है। हार्ट बीट फास्ट होते होते आपने सुना होगा चेहरा पीला पड़ जाना, तो पीला पड़ जाना ये बहुत कॉमन बात आपने जरूर सुना होगा, चेहरा पीला पड़ जाता है ऐसी सिचुएशन में। पीला क्यों पड़ जाता है, येलो, क्योंकि रेड नहीं होता। रेड क्यों नहीं होता, क्योंकि स्किन के ऊपर ब्लड जाना बंद हो जाता है। तो ऐसे जब भी आप झूठ बोलते हो, कहीं गलतियां करते हो, पकड़े जाते हो, तो ये सारा मैकेनिज्म होता है, आपकी स्किन से, फेस से पता लग जाएगा, फेस पे ब्लड जाएगा ही नहीं, फेस पे ब्लड नहीं जाएगा, एकदम से उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो येलो हो जाएगा। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं होगी, देखने से पता लग जाएगा। अराउंड द स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन, तो ये क्या, कैसे रुकेगा, कैसे, जो आर्टरीज यहाँ पे ब्लड ले जा रही हैं वो कॉन्ट्रैक्ट, वो सिकुड़ जाएंगी। जो आर्टरीज इन पाइपलाइन के थ्रू स्किन पे और डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड जा रहा है वो सिकुड़ जाएंगी, दब जाएंगी एक तरह से, तो कम जाएगा वहां पे, ज्यादा ज्यादा कहाँ जाएगा, मसल्स में जाएगा। दिस डाइवर्ट द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल उन मसल से जो स्केलेटल से जुड़ी है, हड्डियों से जुड़ी है, फालतू की मसल्स से भी नहीं, क्योंकि हमें हड्डियों का से काम लेना है, हमें या तो लड़ाई करनी है, उसमें भी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, ढांचा, पैर, हाथ वगैरह चलेंगे तो स्केलेटल मूवमेंट में आएगा, भागना है तो भी स्केलेटल, यानी आपकी हड्डियों से इसका इस्तेमाल होगा। तो मसल्स को, हड्डियों को रेगुलेट करना है, तो वो मसल जो स्केलेटल से जुड़ी है उनमें ब्लड ज्यादा आएगा। द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीज, सांस लेने की स्पीड, लंग्स अपना काम बढ़ा देंगे, फटाफट ऑक्सीजन को बाहर अंदर करेंगे। बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ द डायफ्राग्म एंड रिब मसल्स, ऑल दीज रिस्पॉन्स टुगेदर, सब एक साथ रिस्पॉन्स करेंगे। इनेबल द एनिमल बॉडी, ताकि हमारा शरीर तैयार हो सके डील करने के लिए, किसके साथ, ऐसी खतरनाक सिचुएशन के साथ। सच एनिमल हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, और ये एनिमल हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा हैं।
विच कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकेंड मेथड है। देखो आप कुत्ता पीछे पड़ जाता, बहुत स्पीड से भागते हो, आपको वैसे कोई भागने के लिए गया, आप उतनी स्पीड से नहीं भागते, मालूम है क्यों? क्योंकि जब अपनी मर्जी से आप भागोगे तो आपका हार्ट भी उतना फास्ट बीट नहीं करेगा, आपका जो ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जाएगा, स्किन पे भी जाएगा, हार्ट ब्रीदिंग रेट भी फास्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एड्रेनालाइन जनरेट नहीं हुआ है। तो आपके नॉर्मल मसल्स के पास जितनी एनर्जी है वो उसी का यूज करके आपको भगाएगी, तो आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। स्पीड कब बढ़ेगी? जब जैसी आप देखोगे कुत्ता भाग रहा है आपके पीछे, कुत्ता आया है काटने के लिए, तो अब अंदर से एकदम से डर पैदा हुआ, डर पैदा होती एड्रेनालाइन जनरेट हुआ, ब्लड में मिक्स हुआ, सारी बॉडी में पहुंच गया, पूरी बॉडी अलर्ट होगी, सबने अपने अपनी जिम्मेवारी अपने अपने काम संभाल लिए, ब्लड की वेस्टेज रुक गई है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना रुक गया, स्किन पे जाना रुक गया है, सारा ब्लड स्केलेटल मसल्स, पैरों की मसल्स में चला गया, हाथ में भी नहीं गया, बॉडी की ओर कहीं नहीं जाएगा, पैरों के स्केलेटल मसल्स में चला जाएगा, सारा खून पैरों में दौड़ रहा है, फटाफट एनर्जी दे रहा है, वहां पे सप्लाई कर रहा है, एनर्जी बन रही है, और वो मसल्स इतनी स्पीड से काम करती है, मैक्सिमम स्पीड से। तो ये सिचुएशंस को में खुद को तैयार करने के लिए पूरा मैकेनिज्म जो है बॉडी को दिया हुआ है। रिमेंबर दैट प्लांट हैव हार्मोन दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। प्लांट में जो हार्मोन्स हैं वो उनकी डायरेक्शनल ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अब व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन परफॉर्म? एनिमल हार्मोन्स क्या क्या काम करेंगे? ऑन द फेस ऑफ इट we cannot imagine their role in directional growth. We have never seen an animal growing more in one direction. हम कभी देखते नहीं कोई एनिमल एक ही डायरेक्शन में ज़्यादा बढ़ गया, यानी उसका कोई पैर ही बढ़ता जा रहा, कोई हाथ बढ़ गया, किसी का नाक बढ़ गया, बहुत लंबा चलता जा रहा है, ऐसा नहीं देखते हम। हमारी जो ग्रोथ है कंट्रोल्ड है सारी की सारी। क्यों? किससे कंट्रोल है? डीएनए पे जो इन्फॉर्मेशन लिखी है, डिपेंडिंग ऑन लाइट और ग्रेविटी। लाइट और ग्रेविटी पे डिपेंड होकर हमारी बॉडी ग्रो नहीं करती। बट इफ वी थिंक अबाउट इट ए बिट मोर, it will become evident that even in animal body growth happens in carefully manner. हम देखेंगे कि एनिमल बॉडीज के अंदर भी ग्रोथ बहुत केयरफुली कंट्रोल्ड होती है हर जगह। हमारी फिंगर एक पर्टिकुलर साइज तक ग्रो होकर रुक जाती है, नोज पर्टिकुलर साइज तक ग्रो होकर रुक जाती है, हर चीज। प्लांट विल ग्रो लीव्स इन मैनी प्लेसेस ऑन द बॉडी। प्लांट के बॉडी पे कई जगह पे पत्तियां उगाती हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वी डू नॉट ग्रो फिंगर ऑन आवर फेस। हमारी उंगलियां कहीं भी नहीं उगती, चेहरे पे उंगलियां निकल आई, ऐसा नहीं होता। द डिजाइन ऑफ द बॉडी इज केयरफुली मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। जब छोटा बच्चा ग्रो करता है उस टाइम भी बॉडी डिजाइन बड़ी केयरफुली मेंटेन करके रखा जाता है, यानी हमारी बॉडी डिजाइन को मेंटेन करने में बहुत मेहनत लगी हुई है।